नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम युमेश पटेल है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ये मेरा कोर टास्क 15 है, जहाँ पर मुझे एक प्रेजेंटेशन बनाना है। तो दोस्तों, मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। जैसा कि मेरा टॉपिक ही है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, तो पहला सवाल ही है, आखिर में ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या? तो ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा है जो हमारे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाना पहले के मुकाबले, यह कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। दैट इज़ द राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस, दैट इज़ कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। बट हाउ ग्लोबल वार्मिंग वर्क्स? ये ग्लोबल वार्मिंग काम कैसे करता है? देखिए, हम सभी लोग गाड़ी चलाते हैं, और कई बिजनेस पर्सन फैक्ट्रीज़ का यूज़ करते हैं, और भी जैसे पहले ट्रेन कोयले से चलता था, और हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ बहुत करते हैं। वैसे ये फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं? कोल, ऑयल, नेचुरल गैस और भी बहुत सारी चीज़। जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तरह तरह की गैसेस रिलीज़ करते हैं। इन गैसेस के पास हीट होता है। ये हीट हमारे पृथ्वी के पार ना जाकर हमारे पृथ्वी के वातावरण में ही ट्रैप हो जाते हैं, और ये पृथ्वी के वातावरण से बाहर ना जाके यहीं आसपास ही घूमते रहते हैं। चूँकि चूँकि इन गैसेस के पास हीट होता है, जिसके कारण यहाँ का जो वातावरण का जो औसत तापमान है वह बढ़ने लगता है। ये जो हमारे पृथ्वी के वातावरण के ऊपर एक ट्रोपोस्फेयर है, वो ट्रोपोस्फेयर यहाँ की हीट को बाहर जाने ही नहीं देता, बल्कि ये उसको पृथ्वी की तरफ वापस ही रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण हमारे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने लगा है पहले के मुकाबले। जैसे कि कुछ एग्ज़ाम्पल देखिए ग्रीन हाउस गैस का ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का। जैसे हमने कई बार देखा होगा, जब हम अपनी कार को धूप में खड़ा कर देते हैं और कार की सारी खिड़कियों को बंद कर देते हैं, तो कुछ देर बाद हम कार के अंदर जब बैठते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है और बहुत घुटन सी महसूस होती है। बट आपने कभी सोचा है ये होता क्यों है? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जब हम अपनी कार को धूप में रख देते हैं, तो जब सूर्य की किरणें कार पर पड़ती है और वो शीशे के माध्यम से जब अंदर जाती है, तो वहाँ के गैसेस में वो काइनेटिक एनर्जी दे देता है, जिसके कारण वहाँ गर्मी पैदा हो जाता है। बट कार के शीशों का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, वो तो भले हीट को अंदर ट्रैप कर लेती है, बट वो हीट को बाहर जाने नहीं देती, बल्कि वो कार के शीशे वो हीट्स को फिर से अंदर ही रिफ्लेक्ट करती रहती हैं, जिसके कारण अंदर के गैसों का तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। जैसे मेरा टॉपिक ही था ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, तो मैंने तो ग्लोबल वार्मिंग बता दिया, बट ये क्लाइमेट चेंज क्या होता है? जैसे मैंने पहले ही कहा था, ग्लोबल वार्मिंग इज़ द इंक्रीज ऑफ द अर्थ सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। बट व्हाट इज़ दिस क्लाइमेट चेंज? यह वातावरण में परिवर्तन क्या है? This is a broader term that refers to long-term changes in climate, including average temperature and precipitation. तो हम यह कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, बट ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का एक बस पार्ट है, बट क्लाइमेट चेंज एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। यहाँ हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स के ऊपर। हमारे आसपास हम लोगों ने देखा होगा कि कई जगह बाढ़ आती है, बट आपने सोचा है कि ये बाढ़ क्यों आती है?
ज़्यादातर हमने जापान में देखा होगा, केरला, आंध्र प्रदेश, जो सी कोस्ट एरिया में रहते हैं वहाँ पर। दिस इज़ ड्यू टू द राइजिंग ऑफ सी लेवल। जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं, पृथ्वी की टेम्परेचर जब बढ़ती है तो वो ग्लेशियर्स का पानी सी में आता है, बट जिसके कारण सी का वाटर लेवल बढ़ता है। जब सी का वाटर लेवल बढ़ेगा तो वो कहाँ जाएगा? वो तो आसपास के क्षेत्र में ही जाएगा ना, जो समुद्र के किनारे हैं। तो इसीलिए जापान, केरला, आंध्र प्रदेश, कई जगह ये फ्लड्स आते हैं। इंक्रीज्ड टेम्परेचर, यस, ये तो ग्लोबल वार्मिंग का डेफिनेशन ही है कि जब अर्थ का औसत टेम्परेचर बढ़ता है तो हम उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हैबिटेट डैमेज एंड स्पीसीज अफेक्टेड, यस, ये तो बात हम भी जानते हैं कि जब वातावरण का तापमान बढ़ता है तो हमको भी घुटन सी महसूस होती है। कभी कभी हम लोगों को भी लू लग जाता है और कई सारे तकलीफ़ें और बीमारी भी आती है। और यह सेम चीज़ स्पीसीज़ के साथ भी होता है। वो लोग ज़्यादा तापमान सहन कर नहीं पाते, जिनके कारण स्पीसीज़ को भी डैमेज पहुंचता है और उनकी भी प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त और नष्ट हो रही हैं। फोर्थ इज चेंज इन वाटर सप्लाई, यस, दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच द होल वर्ल्ड इज़ फेसिंग, आई थिंक। जब वातावरण बढ़ता है तो हमारे पृथ्वी का ग्राउंड वाटर भी धीरे धीरे नीचे जा रहा है, ये भी इसका इफेक्ट है। बट व्हाट इज़ द प्रूफ दैट ग्लोबल वार्मिंग इज टेकिंग प्लेस? इसका प्रूफ क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है? या दिस इज़ वन एग्जांपल ऑफ पोर्टेज ग्लेशियर। ये चित्र है 1914 की अलास्का के पोर्टेज ग्लेशियर की। 1914 में ये ग्लेशियर ऐसा दिखता था, बट 2004 में ये ग्लेशियर ऐसा हो गया। यहाँ जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है वो है बर्फ़, लेकिन जो यहाँ थोड़ा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो है वाटर। ये बर्फ़ से वाटर क्यों बना? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, हम ग्लेशियर्स के जो बर्फ़ है वो पिघल रही हैं, जिसके कारण सी लेवल का भी राइज हो रहा है। सेकेंड एग्जांपल इज़ कोलोराडो रिवर। ये तस्वीर है कोलोराडो रिवर जो एरिज़ोना में है। ये तस्वीर 2002 में खींची गई थी, बट जब दिसंबर 2003 में जब इसकी तस्वीर खींची गई थी तो क्या मिलता है हमें? डिक्रीज इन द वाटर लेवल ऑफ द रिवर। बट what is the reason for this? Definitely global warming. But why is global warming happening? Yes, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, जो हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं और वहाँ से जो धुएं निकलते हैं, जो फैक्ट्रीज़ के धुएं निकलते हैं, वो सब से ही तो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। दैट इज़ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। When did global warming started? See, there is a graph of global atmospheric concentration of CO2। जैसा कि हम देख सकते हैं 1870 में सिर्फ करीबन 290 पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज़ अराउंड 290 ppm था, जो धीरे धीरे बढ़ते 2000 में करीबन 370 ppm हो गया है, और अभी का डेटा तो और भी बढ़ गया होगा। बट हाउ इज़ ग्लोबल वार्मिंग मेजर्ड? यस, सी, द साइंटिस्ट्स जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो CO2 मेजरमेंट आइस को डाटा के थ्रू करते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी है जो CO2 की कंसंट्रेशन के मेज़र के लिए यूज़ किया जाता है। CO2 एटमॉस्फेरिक मेज़रमेंट्स, ये जो प्लांट है ये बेसिकली CO2 हमारे वातावरण में कितना है इसके ही मेज़रमेंट के लिए किया जाता है, ताकि हम ये पता कर सकें कि हमारे अर्थ का जो तापमान है वो
कितना कितना बढ़ रहा है साल दर साल। 1000 years of CO2 and global warming। या ये है हमारा ग्राफ कि CO2 का लेवल कैसे कैसे बढ़ रहा है। नाउ जैसा कि हमने सब चीज़ डिस्कस कर लिया है कि ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। अब हम लोगों को इसके लिए कुछ करना भी होगा। वी हैव टू शिफ्ट अवर गियर्स, राइट। यूएस एमिशंस बिजनेस एज यूजुअल। यहाँ पर ग्राफ दिया गया है यूएस कितना फ्यूल यूज़ करता है और उनका ग्लोबल वार्मिंग के में कंट्रीब्यूशन कितना है। सो दिस शुड बी अवर गोल। जैसा हमने ये पिछले ग्राफ में देखा है कि यूएस में ये जो कार्बन एमिशन का ग्राफ कैसे जा रहा है, बट ये कार्बन एमिशन के ग्राफ को हमको नीचे शिफ्ट करना है। तो हमको इसके लिए क्या क्या मेजरमेंट्स लेने हैं धीरे धीरे, क्योंकि सडन चेंज नहीं आता है। तो हमको धीरे धीरे कंट्रोल करते हुए सबसे पहले हमको एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी की ओर ध्यान देना पड़ेगा और हमको इलेक्ट्रिसिटी को एफिशिएंट तरीके से भी यूज़ करना पड़ेगा। व्हीकल एफिशिएंसी, यस, जैसा कि हम लोग पहले भी कहें कि हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं व्हीकल्स में, बट हमको धीरे धीरे हमको वो इलेक्ट्रिक कार्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना पड़ेगा। We have to shift our focus more on solar and wind energy and also biofuels, because biofuels are renewable energy resources and carbon capture and storage, yes। और हम जितना भी कर लें, लेकिन थोड़ी बहुत तो हमारे वातावरण में कार्बन इंक्रीज़ होगा ही, बट वो थोड़ी कार्बन को हम लोग खुद ही कैप्चर कर सकते हैं और हमको ऐसी टेक्नोलॉजी भी डेवलप करनी पड़ेगी जो ये थोड़े कार्बन्स बचे रहेंगे उसको हम कैप्चर कर सकें।